माधव बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके कानों में उसके गधे हीरा की जोर जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज गूंजने लगी। माधव करवट बदलकर उठ गया और खींचकर प्रभा की तरफ मुंह करके बोला, अरे अरे प्रभा प्रभा प्रभा, जाकर इस हीरे को चुप क्यों नहीं कराती हो? सुबह सुबह मेरी आंख इसकी ढेंचू 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 इसी से ही खुलती है। प्रभा रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा गधा हीरा है। उसको पता है कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सूरज सर पर चढ़ जाता है और तब भी बिस्तर में पड़े रहते हो। माधव आंखें मसलते हुए गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। अरे प्रभा, पता नहीं हमारा जीवन कब बदलेगा। रोज की तरह सुबह उठो, गांव के अमीर लोगों के कपड़े लेकर तालाब में जाओ, दिन भर उनका गंदा मैल निकालो और बदले में हमें क्या मिलता है? बस कुछ सिक्के। न जाने क्यों तुम भूल जाते हो कि तुम एक धोबी के परिवार से हो। तुम्हारा बाप भी धोबी था, तुम्हारा दादा भी धोबी था और तुम भी धोबी हो। अपने आप को राजा समझना बंद करो। माधव ने गुस्से से अपना सिर झटक दिया और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद हल्की मुस्कान के साथ बोला, काश प्रभा, अगर कभी राजमहल से राजा के कपड़े धोने को मिल जाए ना, हाय 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 हाय, कुछ ज्यादा ही आमदनी हो जाएगी फिर तो। और हो सकता है कि फिर शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। हाँ? लंगूर को हमेशा सपने में अंगूर ही नजर आते हैं। अब राजा महाराजा की बातें बंद करो और ये पोटली पकड़ो, तालाब की ओर चलो। शाम तक जमींदार के कपड़े देने हैं। माधव ने बेमन से पोटली उठाई और प्रभा के साथ घर के बाहर आ गया। दोनों ने कपड़ों की पोटली गधे हीरा की पीठ पर रखी और तालाब की ओर पहुंच गए। और तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगे। पानी में कपड़े फटकारते हुए माधव गुस्से से बोला, अरे मुझे सब याद है प्रभा। पिछली बार की बात है जब एक जमींदार को समय पर कपड़े नहीं मिले थे ना, तो उसने मुझे कितना अपमानित किया था। दिमाग का दही कर दिया था उसने। मुझे याद है, जमींदार ने तुम्हें कपड़े की तरह बुरी तरह से धोया था। इस बार ऐसा मत होने देना। जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो जमींदार तुम्हें इस बार पटक पटक कर धोएगा। माधव और प्रभा चुपचाप कपड़े धोने में जुट गए। हीरा पास ही बंधा हुआ जमीन पर बैठा अपने मालिकों को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। अचानक घोड़े की टापों की आवाज माधव और प्रभा के कानों में टकराई। एक सैनिक घोड़े पर सवार सीधे माधव की ओर आ पहुंचा। क्यों, तुम्हारा नाम ही माधव धोबी है? माधव और प्रभा दोनों चौंक कर खड़े हो गए। माधव हिचकिचाते हुए बोला, हाँ हाँ, मेरा नाम ही माधव धोबी है। क्या बात है? तुम्हारी प्रशंसा राजा अमरजीत ने सुनी है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। माधव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो प्रभा की तरफ गर्व से देखकर बोला, हाँ हाँ हाँ, सुना प्रभा, मेरी प्रशंसा राजमहल तक पहुंच गई। और तुम कह रही थी कि लंगूर को सपने में अंगूर नजर आते हैं। अब देखना, अरे अपनी भी किस्मत बदलने वाली है। हाँ। प्रभा ने आंखें घुमाकर माधव की बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी सैनिक ने गुस्से से बोला, ओ धोबी, ज्यादा खुश मत हो। महाराज ने तेरे कपड़े धोने की तारीफ सुनी है, इसीलिए तुझे अभी और इसी समय राजमहल बुलाया है। चल। माधव खुशी से सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद माधव दरबार में प्रवेश कर गया। राजा अमरजीत ने उसे गौर से देखते हुए बोला, तो तुम हो माधव धोबी? जी महाराज, मैं हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारा धोबी कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे गांव का एक व्यक्ति हमारे राजमहल में काम करता है, उसी ने तुम्हारी प्रशंसा की थी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे वस्त्र धोने का कार्य संभालो। क्यों,
संभाल पाओगे ना? माधव की आंखों में खुशी झलकने लगी। महाराज, मैं तो कपड़े धोने के लिए ही बना हूँ। ये काम तो मेरे खून में है महाराज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब संभाल लूंगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। राजा अमरजीत ने नौकर को इशारा कर दिया। नौकर ने कपड़ों की पोटली लेकर उसे सौंप दी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना माधव, कपड़े अच्छे से धुलने चाहिए। अगर कपड़े चमक उठे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, लेकिन अगर कपड़े फटे, कहीं से भी थोड़ा सा भी फटे या साफ नहीं हुए, तो पुरस्कार की जगह शरीर पर कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाना। समझ गए ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, आपको इतने अच्छे से कपड़े धोकर दूंगा कि आप पुराने धोबी को भूल जाएंगे और मुझे ही इस महल का राज धोबी बना लेंगे। हाँ। इतना बोलकर माधव कपड़ों की पोटली लेकर दरबार से निकल गया। माधव घर पहुंच उत्साह से सारी घटना प्रभा को बताने लगा। तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर महाराज खुश हो गए तो शायद बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाए। कल मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने चलूंगी। माधव का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे बकवास बंद कर प्रभा, पिछली बार जब तूने जमींदार के कपड़े रगड़े थे ना, तो उसमें छेद हो गए थे, तभी तो जमींदार ने मुझे इतना धोया था। अगर गलती से भी महाराज के कपड़े फटे तो इस बार कोड़े खाने पड़ेंगे, समझ गई? प्रभा का चेहरा उतर गया। कोड़े खाने का मतलब समझती है प्रभा? अरे भाई, मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं कपड़े भी धोऊं और कोड़े भी खाऊं। ना बाबा ना। अगले दिन माधव कपड़ों की पोटली गधे की पीठ पर रखकर तालाब के किनारे पहुंच गया। राजा अमरजीत के वस्त्र निकालकर बड़ी सावधानी से धोना शुरू कर दिया। माधव राजा अमरजीत के वस्त्र धो ही रहा था, तभी राजा अमरजीत के वस्त्र से एक चमकदार हीरे की अंगूठी नीचे गिर गई। माधव अंगूठी उठाकर उसे गौर से देखने लगा। अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा हीरे की अंगूठी है। इतनी कीमती अंगूठी! हे भगवान, मैं अगर 3 जन्म तक वस्त्र धोता रहूं तो भी इसे खरीद ही नहीं पाऊंगा, और आज ये मुझे ऐसे ही मिल गई। अरे वाह 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 वाह। माधव की नजर पास खड़े अपने गधे हीरा पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। माधव की आंखों में लालच झलक उठा। अरे देख हीरा देख, मेरी किस्मत तो सच में बदल गई। राजा अमरजीत की जेब से हीरे की अंगूठी निकली है, हीरे की। अरे राजा को क्या ही फर्क पड़ेगा, उनके पास तो ऐसी अनगिनत अंगूठियां हैं, उसमें से एक कम हो गई तो कहां मालूम चलना है। अब तो ये अंगूठी अपने पास ही रहेगी, मैं रख लेता हूं इसको। क्यों रे हीरा, है ना? हाँ। माधव ने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और फिर से वस्त्र धोने में लग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर खड़ा दीपू नाम का व्यक्ति सारी घटना देख रहा था। दीपू एक चोर था, लेकिन गांव वालों की नजर में वो एक छोटा सा व्यापारी था, पर कोई नहीं जानता था कि वो चोर था। अरे वाह वाह वाह, इस धोबी की तो किस्मत ही बदल गई। हीरे की अंगूठी है राजा अमरजीत की, लेकिन अब ये अंगूठी इसकी नहीं, मेरी किस्मत बदलेगी। हाँ, आज रात ही मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। तभी दीपू के कानों में ढेंचू ढेंचू की आवाज पड़ी। उसने पीछे पलटकर देखा तो माधव का गधा हीरा उसके पास टहलते हुए आ गया था। अरे ये गधा यहाँ कहाँ से आ गया? ओहो, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, गधे से डर गया। अरे इसे क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ, पर अगर ये और आवाज लगाने लगा तो माधव मुझे देख लेगा। हाँ, मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। चलो। दीपू तेज कदमों से वहां से निकल गया। शाम को माधव वस्त्र धोकर घर पहुंच गया और प्रभा को हीरे की अंगूठी दिखाते हुए सारी घटना बताने लगा। अरे
ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती लग रही है जी। हाँ प्रभा, राजा महाराजा तो ऐसी ही कीमती चीजें पहनते हैं ना, हमारे जैसे थोड़ी ना। उनके लिए ये अंगूठी मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए तो किसी वरदान से कम थोड़ी ना है। अगर ये अंगूठी बेच दे तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। हाँ। लेकिन ये राजा अमरजीत की अंगूठी है, अगर किसी ने पहचान ली तो? अरे इसे हर जौहरी देखते ही पहचान जाएगा। अरे मूर्ख, मैं धोबी हूँ, धोबी, गधा नहीं। इसे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचूंगा ना, यहाँ क्यों बेचूंगा। चल अब सो जाते हैं, सुबह राजा अमरजीत के वस्त्र दे आऊंगा और फिर इस अंगूठी से माला माल हो जाएंगे। माधव ने अंगूठी अलमारी में रख दी और चारपाई पर लेट गया। प्रभा और माधव जल्द ही गहरी नींद में सो गए। आधी रात हो चुकी थी। दीपू एक मोटा कंबल ओढ़े हुए माधव की झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। गधा हीरा बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने दीपू को देखा, जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा गधे कहीं के। क्या मालिक को उठा के ही मानेगा क्या? चुप कर जाना। मगर गधा चुप नहीं हुआ। उसकी आवाज और तेज हो गई। गधे की आवाज सुनकर माधव की नींद खुल गई। माधव गुस्से में एक डंडा लेकर बाहर निकला। दीपू तुरंत झोपड़ी के पास कहीं छुप गया। अब रात में भी ढेंचू ढेंचू कर रहा है। रुक जा, आज तो मैं तुझे ऐसा बताता हूँ कि ना दिमाग का दही कर दे। रुक जा, रुक। माधव ने गुस्से में गधे को पीटना शुरू कर दिया। गधे की आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गया। माधव गुस्से से भरा हुआ वापस झोपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद दीपू फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। हीरा उदास आंखों से उसे देख रहा था। अबे मूर्ख गधे, गधा चाहे कितना भी वफादार हो जाए, गधा गधा ही रहता है। चल, अब तेरे मालिक की किस्मत मैं पलटता हूँ तो उसे सबक मिलेगा। रुक जा। दीपू दबे पांव झोपड़ी में घुस गया। उसने धीरे से अलमारी खोली, अंगूठी निकाली और वहां से रफू चक्कर हो गया। गधा हीरा दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। सुबह की पहली किरण के साथ माधव और प्रभा की आंखें खुल गईं। ए प्रभा, अरे जल्दी उठो, जाओ उस अंगूठी को निकाल कर ले आओ। जाओ 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 जाओ। प्रभा नींद में आलस के साथ उठकर अलमारी के पास जाकर अंगूठी टटोलने लगी। अरे अरे ये क्या, अंगूठी तो यहाँ नहीं है। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात ही तो तुमने अलमारी में रखी थी ना, फिर कहाँ गई? हाँ, मैंने यही रखी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? माधव देखो, ये कदमों के निशान किसके हैं? क्या हमारे घर में कोई चोर आया था? लगता तो ऐसा ही है। गुस्से में तिलमिलाया माधव सीधे गधे के पास पहुंचा। ओए हीरा, क्यों रे गधे, जब रात में कोई चोर आया था तो तू मुझे बता नहीं सकता था? हैं? बता नहीं सकता था? बोल बोल। गधा दुखी होकर ढेंचू ढेंचू की आवाज में रोने लगा। अरे अब क्या करूं प्रभा, ये अंगूठी तो हाथ से गई। सुनो, राजा अमरजीत को तो नहीं पता कि अंगूठी तुम्हारे पास है। अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि तुम्हें अंगूठी मिली ही नहीं। हाँ तो और क्या कहूंगा, यही तो कहना पड़ेगा। हाँ, हाथ को आया मुंह को ना लगा हाल हो गया मेरा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माधव कपड़ों की गठरी लेकर सीधे राजमहल पहुंचा, जहां राजा अमरजीत और राजगुरु गंभीर चर्चा में लीन थे। महाराज, ये रहे आपके कपड़े, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। बकवास बंद करो।
अरे तुझे कपड़ों की मजदूरी की पड़ी है और यहाँ मेरी जान पर आफत आई हुई है। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हाँ, मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी थी जो अब मिल नहीं रही है। अंगूठी? महाराज, उस अंगूठी को खोजना बहुत आवश्यक है। अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो भारी विपत्ति